नमस्कार। आज हम जरा गहराई में उतर रहे हैं एक ऐसी किताब की दुनिया में जिसने पर्सनल फाइनेंस पर सोच को काफी बदला है। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। हमारे पास इसकी एक समीक्षा है और हमारा इरादा सिर्फ ये दोहराना नहीं कि किताब क्या कहती है, बल्कि ये समझना है कि भाई इतने साल बाद भी ये इतनी पॉपुलर क्यों है, इसकी असली ताकत क्या है, और हाँ, वो कौन सी बातें हैं जिन पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। वो कहानी तो शायद हम सबने सुनी है ही है। दो पिता वाली, एक गरीब डैड जो पढ़े लिखे थे, सुरक्षित नौकरी वाले, हाँ, पारंपरिक रास्ते वाले। बिल्कुल, और दूसरे अमीर डैड जो दोस्त के पिता थे, एक उद्यमी जिन्होंने कियोसाकी को पैसे के सबक सिखाए। ये फ्रेमवर्क ही अपने आप में मतलब काफी दिलचस्प है। पर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक अच्छी कहानी है या इसमें आज भी हमारे लिए कुछ सीखने को है। चलिए जरा इसे खोलकर देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं किताब के उस मूल विचार से जो शायद सबसे ज्यादा गूंजता है। वो है पारंपरिक सोच को चुनौती देना। ये नौकरी करो, पैसा बचाओ वाले रास्ते से हटकर सोचने को कहती है। बिल्कुल, किताब का आप कह सकते हैं कोर यही है, फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब वित्तीय साक्षरता, उसकी जरूरत पर जोर देना। ये कहती है कि स्कूल हमें कमाना तो सिखाते हैं, पर पैसे को संभालना कैसे, उसे बढ़ाना कैसे है, वो नहीं। गरीब डैड का रास्ता है अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, मेहनत करो, प्रमोशन लो, तनख्वाह बढ़ाओ, सुरक्षित। हाँ, जिस पर ज्यादातर लोग चलते हैं। बिल्कुल। वहीं अमीर डैड का फलसफा एकदम उल्टा है। वो कहते हैं पैसे के लिए काम मत करो, पैसे से अपने लिए काम करवाओ। हाँ, और ये कैसे होगा? ये होगा संपत्ति बनाकर, एसेट्स बनाकर, ऐसी चीजें खड़ी करना जो आपकी जेब में लगातार पैसा डालती रहें, चाहे आप उस वक्त एक्टिवली काम कर रहे हों या नहीं। ये उस पारंपरिक सोच पर मतलब सीधा हमला है। और यहीं पर वो संपत्ति यानी एसेट्स बनाम देनदारी यानी लाइबिलिटीज वाला कॉन्सेप्ट आता है। सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है, हाँ, पर कई लोग असल जिंदगी में इसमें गड़बड़ कर देते हैं, है ना? हाँ, और ये शायद किताब की सबसे बड़ी देन में से एक है, इसकी सिंप्लिसिटी। संपत्ति, जैसा कि कियोसाकी कहते हैं, वो चीज जो पैसा लाए, जैसे कोई प्रॉपर्टी जिससे किराया आ रहा है, या स्टॉक जिससे डिविडेंड मिल रहा है, या कोई बिजनेस जो मुनाफा दे रहा है। देनदारी, वो चीज जो पैसा ले जाए, कार का लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्ज, या फिर वो बड़ा सा घर जिसकी ईएमआई ही आपकी कमाई खा जाए। अच्छा, कियोसाकी का तर्क है कि जो मिडिल क्लास है वो अक्सर देनदारियों को संपत्ति समझ बैठता है और खरीदता रहता है। हाँ। और इसीलिए वो जो चूहा दौड़ कहते हैं, रैट रेस, उसमें फंसा रहता है। लेकिन ये परिभाषा क्या ये थोड़ी ज्यादा ही सरल नहीं हो गई आज के जमाने के हिसाब से? जैसे आजकल डिजिटल युग है, मान लीजिए कोई महंगी कार लेता है पर उसे राइड शेयरिंग में चलाकर पैसे कमा रहा है, तो वो संपत्ति हुई या देनदारी? चीजें थोड़ी मतलब ग्रे हो गई हैं शायद। ये बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने। देखिए, कियोसाकी की परिभाषाएं एक बुनियादी ढांचा देती हैं और उस समय के लिए वो क्रांतिकारी थी, नो डाउट। सही बात है। आज हाँ, चीजें ज्यादा जटिल हैं। कोई चीज संपत्ति है या देनदारी, ये इस पर भी निर्भर करता है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। सही बात है। एक लैपटॉप अगर आप सिर्फ नेटफ्लिक्स देखने के लिए इस्तेमाल करें तो शायद देनदारी, पर अगर आप फ्रीलांसर हैं तो वही लैपटॉप आपकी सबसे बड़ी संपत्ति हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। तो हाँ, संदर्भ मतलब कॉन्टेक्स्ट बहुत महत्वपूर्ण है। किताब शायद इस बारीकी में उतना नहीं जाती। और इसी से जुड़ा है वो फाइनेंशियल एजुकेशन वाला मुद्दा। किताब कहती है स्कूल ये सब नहीं सिखाते। क्या आज भी स्थिति वैसी है, कुछ बदला है? कियोसाकी का ये पॉइंट आज भी मैं कहूँगा काफी हद तक सच है। हाँ, आजकल फाइनेंशियल लिटरेसी पर बात थोड़ी ज्यादा होने लगी है, कुछ ऐप्स आ गए हैं, ऑनलाइन कंटेंट है। हाँ, है तो सही। पर स्कूलों के करिकुलम में, पाठ्यक्रम में अभी भी ये चीज गहराई से शामिल नहीं है। ज्यादातर लोग पैसे के बारे में कहाँ से सीखते हैं? अपने परिवार से, दोस्तों से। और अगर उनका सर्कल गरीब डैड वाली मानसिकता का है तो वो सोच आगे बढ़ती जाती है। किताब इसी कमी को तो हाईलाइट करती है कि कैसे निवेश, टैक्स, कर्ज का मैनेजमेंट, ये जरूरी बातें आम शिक्षा का हिस्सा नहीं है और ये लोगों को एक तरह से आर्थिक रूप से कमजोर बनाता है। किताब माइंडसेट पर भी बहुत जोर देती है, मानसिकता पर। वो सुरक्षित खेलने के बजाय कैलकुलेटेड रिस्क लेने की बात। यहाँ कई लोग थोड़ा मतलब असहज हो जाते हैं। हाँ, ये किताब के सबसे विवादास्पद पहलुओं में से एक है। बिल्कुल, गरीब डैड डर से चलते हैं, नौकरी छूटने का डर, पैसे खत्म होने का डर। अमीर डैड अफसरों को देखते हैं, गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। कियोसाकी जोखिम लेने को ग्लोरीफाई करते हैं, कह सकते हैं। लेकिन आलोचक कहते हैं कि भाई ये नजरिया उन लोगों के लिए बोलना आसान है जिनके पास शायद खोने के लिए कम हो या जिनके पास पहले से कोई सेफ्टी नेट हो, कोई सुरक्षा जाल हो। बिल्कुल,
जिसके पास पहले से कुछ पैसा है उसके लिए रियल एस्टेट में रिस्क लेना शायद उतना बड़ा जोखिम ना लगे हाँ, जितना उस इंसान के लिए जो अपनी सारी जमा पूंजी लगा रहा हो। क्या किताब इस फर्क को थोड़ा नजरअंदाज करती है? काफी हद तक हाँ, ऐसा लगता है। किताब जोखिम को जरूरी तो बताती है, पर रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है उसकी बारीकियों पर ज्यादा बात नहीं करती। ये नहीं बताती कि कैलकुलेटेड रिस्क का असल मतलब क्या है, उसे कैसे नापें, अपनी क्षमता कैसे समझें। हाँ, वो प्रैक्टिकल पहलू कम है। एग्जैक्टली यहाँ पर किताब मोटिवेशनल ज्यादा है, प्रैक्टिकल कम। ये लोगों को जोश तो दिलाती है, पर बिना पूरी तैयारी के रिस्क लेने के लिए उकसा भी सकती है, और वो खतरनाक हो सकता है। एक और दिलचस्प आइडिया है इसमें सीखने के लिए, काम करें सिर्फ पैसे के लिए नहीं, खासकर करियर की शुरुआत में। हाँ, आज की जो गिग इकॉनमी है, फ्रीलांसिंग का जमाना है, इसमें ये कितना प्रासंगिक है। ये सलाह तो मेरे ख्याल से आज शायद पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक हो गई है। कियोसाकी कहते हैं, ऐसी नौकरी चुनो जहां आप जरूरी स्किल सीख सको। सेल्स, मार्केटिंग, लीडरशिप, नेगोशिएशन, निवेश। भले शुरू में तनख्वाह थोड़ी कम क्यों ना हो। आज जहां परंपरागत नौकरियां मतलब जॉब सिक्योरिटी उतनी पक्की नहीं रही, लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, अपना काम शुरू कर रहे हैं, वहां ये स्किल्स ही आपकी असली संपत्ति हैं, आपकी असली सुरक्षा। सही बात है। एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी शायद आज है, कल ना हो, पर आपके सीखे हुए कौशल, आपके स्किल्स, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, नए अवसर पैदा करेंगे। तो इस मायने में ये सलाह तो काफी दूरदर्शी लगती है। तो चलिए अब आते हैं किताब की ताकतों पर। इतनी आलोचनाएं हैं, फिर भी ये इतनी सफल क्यों हुई? क्या चीज है जो लोगों को खींचती है इसकी तरफ? देखिए, सबसे पहली बात तो जैसा हमने शुरू में कहा, इसकी कहानी कहने की शैली। वो दो डैड वाला कॉन्ट्रास्ट, ये फाइनेंस जैसे थोड़े सूखे और जटिल विषय को भी बहुत सरल और यादगार बना देता है। पाठक एकदम कनेक्ट कर जाता है। हाँ, कहानी की तरह। बिल्कुल। दूसरी बात, ये लोगों को जगाती है। ये उस कंफर्ट जोन वाली सोच को चैलेंज करती है कि बस पढ़ लिख लो, अच्छी नौकरी पा लो, जिंदगी सेट है। ये लोगों को सोचने पर मजबूर करती है, क्या कोई और रास्ता भी है? क्या मैं अपनी आर्थिक किस्मत खुद लिख सकता हूं? उद्यमिता, निवेश, इन चीजों के लिए प्रेरित करती है। और इसके जो मूल सिद्धांत हैं, संपत्ति बनाओ, देनदारियों से बचो, सीखते रहो, ये टाइमलेस हैं। मतलब ये किसी खास दौर या बाजार के मोहताज नहीं है। सही है। यही वजह है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ी जा रही है। ये एक तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम का बीज बो देती है लोगों के मन में। लेकिन फिर वो आलोचनाएं भी हैं। एक बड़ी आलोचना ये है कि ये क्या करना है तो बताती है, पर कैसे करना है ये नहीं, कोई ठोस एक्शन प्लान नहीं देती। ये बिल्कुल सही पॉइंट है। किताब पढ़ने के बाद जोश तो बहुत आता है कि हाँ, मैं भी संपत्ति बनाऊंगा। हाँ, मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन पूरा मिलता है, पर व्यवहारिक कदम क्या हो वो गायब है। रियल एस्टेट में निवेश कैसे करें, पहला कदम क्या हो, बिजनेस कैसे शुरू करें, कौन सा बिजनेस, स्टॉक कैसे चुने, इन सवालों के जवाब किताब नहीं देती। ये एक मंजिल दिखाती है, पर वहां तक पहुंचने का डिटेल्ड नक्शा वो नहीं देती। अच्छा, इसलिए कई लोग इसे पढ़कर प्रेरित तो होते हैं, पर आगे कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता कि शुरुआत कहाँ से करें। और वो अमीर डाइट का रहस्य, क्या वो सच में थे? इस पर हमेशा सवाल क्यों उठते रहते हैं? हाँ, ये एक लगातार चलने वाला विवाद है। कियोसाकी ने कभी साफ तौर पर नहीं बताया कि अमीर डैड असल में कौन थे। क्या वो एक ही व्यक्ति थे या कई लोगों के अनुभवों का मिश्रण थे? कुछ आलोचक मानते हैं कि ये किरदार या तो काल्पनिक है या फिर उसे नाटकीय बनाने के लिए बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। अच्छा। इससे किताब की क्रेडिबिलिटी पर, विश्वसनीयता पर सवाल उठता है कि अगर वो गुरु ही शायद काल्पनिक है, तो उसकी दी हुई सलाह कितनी वास्तविक मानी जाए। और साथ ही ये गरीब बनाम अमीर वाली जो सोच है, क्या ये दुनिया को थोड़ा ज्यादा ही ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देखती? हाँ, ये भी एक बहुत अहम आलोचना है। इसे ओवर सिंप्लीफिकेशन मतलब अति सरलीकरण कहा जा सकता है। असल जिंदगी में चीजें ज्यादा जटिल होती हैं। लोगों की वित्तीय स्थिति, उनकी सोच, उनके हालात, वो सिर्फ दो कैटेगरी में नहीं बंटते। सही बात है। सफलता सिर्फ दो तरह की मानसिकता पर निर्भर नहीं करती। बहुत से सफल लोग हैं जो पारंपरिक रास्तों से भी कामयाब हुए हैं, कड़ी मेहनत करके, अच्छी नौकरी के जरिए। किताब इन रास्तों को लगभग खारिजी कर देती है, जो शायद ठीक नहीं है। ये सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, अवसरों की उपलब्धता, इन बाहरी फैक्टर्स को भी कम आंकती है, ऐसा लगता है। तो इन सब कमियों और आलोचनाओं के बावजूद इसका असर तो जबरदस्त रहा है दुनिया भर में। करोड़ों कॉपीज बिकी। हाँ,
अविश्वसनीय। कई भाषाओं में अनुवाद हुआ। इसने तो एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी कर दी है, सेमिनार, कोर्स और भी किताबें। इसमें कोई शक नहीं है। ये पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में गेटवे ड्रग की तरह काम करती है कई लोगों के लिए। गेटवे ड्रग। हाँ, मतलब बहुत से लोग इसी किताब को पढ़कर पहली बार निवेश, पैसिव इनकम, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, इन शब्दों से, इन आइडियाज से परिचित होते हैं। इसने अनगिनत लोगों को रियल एस्टेट में हाथ आजमाने, स्टॉक मार्केट सीखने, अपना छोटा मोटा बिजनेस शुरू करने के लिए प्रेरित किया है। कई सफल निवेशक और उद्यमी भी इसका जिक्र करते हैं कि हाँ, इस किताब ने हमें शुरुआती प्रेरणा दी थी। तो इसका कल्चरल इम्पैक्ट वो बहुत गहरा है। तो कुल मिलाकर इस समीक्षा और हमारी इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? अगर कोई आज इस किताब को उठाता है तो उसे इससे क्या उम्मीद रखनी चाहिए, क्या लेना चाहिए इससे? देखिए, मेरा मानना है अगर कोई बिल्कुल शुरुआत कर रहा है, जिसने पहले कभी पैसे, निवेश, संपत्ति बनाने के बारे में सोचा ही नहीं, उसके लिए ये किताब आंखें खोलने वाली हो सकती है। ये माइंडसेट बदलने के लिए बेहतरीन है। वो जो कर्मचारी वाली सोच होती है ना, उससे निकालकर निवेशक या उद्यमी वाली सोच की तरफ ले जाने में ये मदद कर सकती है। एक नींव रखने के लिए बहुत अच्छी है। एक फाउंडेशनल किताब कह सकते हैं। बिल्कुल फाउंडेशनल। लेकिन अगर कोई पहले से थोड़ा बहुत जानता है या वो ठोस प्रैक्टिकल सलाह ढूंढ रहा है कि अब मैं क्या करूं, तो उसे निराशा हो सकती है। उसे ये किताब थोड़ी सतही लग सकती है। उसे लगा कि यार सिद्धांत तो ठीक है, पर अमल कैसे करें, वो कैसे करें वाला हिस्सा कहाँ है। हाँ, वो एक्शन प्लान मिसिंग लगेगा। वही। इसलिए जो समीक्षा है वो इसे 5 में से 4 स्टार देती है, जिसका मतलब है प्रेरणा के लिए, बुनियादी सोच बदलने के लिए बढ़िया है, पर इसे आखिरी सच मान लेना ठीक नहीं। इसके बाद आपको निश्चित रूप से और ज़्यादा गहराई वाली और ज़्यादा व्यवहारिक जानकारी देने वाली किताबें पढ़नी पड़ेंगी, या कोर्स करने पड़ेंगे, या किसी सलाहकार से मिलना पड़ेगा। ये एक शुरुआत है, मंजिल नहीं। ये पूरी बातचीत वाकई सोचने पर मजबूर करती है। और यहाँ से एक दिलचस्प सवाल मेरे मन में आ रहा है जिस पर हमारे श्रोता भी सोच सकते हैं। कियोसाकी ने 90 के दशक में पारंपरिक टैंजिबल एसेट्स पर जोर दिया, रियल एस्टेट, बिजनेस वगैरह। हाँ, फिजिकल एसेट्स। बिल्कुल। आज मतलब 2024-25 में जहां डिजिटल दुनिया इतनी हावी है, क्या ज्ञान, नॉलेज या कोई स्पेशल डिजिटल स्किल या आपका ऑनलाइन नेटवर्क, आपका पर्सनल ब्रांड, ये जो इनटैंजिबल एसेट्स हैं, अमूर्त संपत्ति, क्या ये आज धन बनाने में उतनी ही जरूरी या शायद ज्यादा जरूरी हो गई हैं? क्या आज के अमीर डैड का फोकस इन नई डिजिटल संपत्तियों पर ज्यादा होगा? इस पर सोचिएगा जरूर। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड पर इस गहरी पड़ताल में आज के लिए बस इतना ही। हाँ। उम्मीद है इस विश्लेषण से आपको इस प्रभावशाली किताब के फायदे और नुकसान दोनों को समझने में मदद मिली होगी, और अपनी वित्तीय यात्रा के बारे में सोचने के लिए शायद कुछ नए बिंदु भी मिले होंगे।